नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, कल मैंने साइकोलॉजी की एक वीडियो डाली थी, तो वो पार्ट नंबर 2 था। आपकी डिमांड के ऊपर पार्ट नंबर 1 भी लेके आया हूँ। पार्ट नंबर 1 बेसिकली कोर्स में मैंने स्टडी किया था, तो बाय चांस मैंने वहाँ पे बोल दिया कि ये हमने पहले स्टडी किया, क्योंकि ऑलरेडी उसको स्टडी कर चुके थे पहले, मगर यूट्यूब के ऊपर स्टडी नहीं किया था। तो इसीलिए उस वीडियो को मैं यूट्यूब के ऊपर भी आपके लिए लेकर आया हूँ। ओके, तो थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, इसीलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्टली इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो साइकोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आता है कि जो भी आपके पास डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है, हमारे पास टू कंसेप्ट आते हैं। कभी भी हम बात करें अपनी जिसे कहेंगे डेवलपमेंट की या ग्रोथ की, तो जो डेवलपमेंट होती है आपके पास वो एक क्वांटिटेटिव, जिसे हम मेज़र कर सकें, वो वाली टर्म है। मगर हमारे पास जो डेवलपमेंट है हमारे पास वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों होती है, क्योंकि डेवलपमेंट जो है हमारी एक तो जिन चीज़ों को हम माप सकें उनसे रिलेटेड भी है, और जिन चीज़ों को हम माप नहीं सकते बल्कि सिर्फ मेज़र कर सकते हैं, जैसे आपके पास नॉलेज हो गया, आपका डिसिप्लिन हो गया। और जो डेवलपमेंट है वो आपके पास लाइफ लॉन्ग चलती है। ऐसा नहीं होगा कि आज से आपके पर्टिकुलर 18 तक आप पहुंच गए, देन आपकी जो जिस तरह हाइट रुक जाती है, हाइट तो ग्रोथ के अंदर आएगी, मगर जो डेवलपमेंट होगी वो आपके माइंड से रिलेटेड होगी। यानी ओवरऑल कंसेप्ट जो है डेवलपमेंट को कवर करता है आपके पास। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आती है वो आती है फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप इन। जो आपके पास किसी भी स्टूडेंट के अंदर, किसी भी ह्यूमन के अंदर जो आपके पास फीलिंग होती है शेम एंड प्राइड की, वो कौन सी स्टेज में उसके पास आती है? वो उसके पास आती है ऑलवेज चाइल्डहुड स्टेज में, जो कि 13 टू 12 एज के बीच में आपके पास होता है। इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, अडोलसेंस एंड अडल्टहुड। ओके, एज आपके पास यहाँ पे गिवन है 0 से 2 ईयर तक, 3 से 12 तक, 13 से 19 तक एंड 20 से तक। एंड आपके पास जो एक्टिव मेंबर हैं पीयर ग्रुप से, एक क्वेश्चन भी आता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं आपके पास या जो भी पर्सन होते हैं वो अपने पीयर ग्रुप के साथ सबसे ज़्यादा एक्टिव कब होता है? तो सबसे ज़्यादा एक्टिव वो आपके पास होता है अडल्टहुड के टाइम में। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास कुछ दो टर्में आती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। फर्स्ट टर्म हमारे पास होती है फेलो कॉडल सीक्वेंस, एंड सेकंड आपके पास होते हैं प्रॉक्सीमोडिस्टियल सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये डेवलपमेंट को प्रोसीड करते हैं। तो फेलो कॉडल सीक्वेंस आपको रिप्रेजेंट करता है हेड टू टो, कि जो भी आपके पास डेवलपमेंट होगी वो आपके पास हेड से टो की तरफ जो है फॉलो करती है। नेक्स्ट टर्म आपको बताती है कि सेंटर से आउटवर्ड ऑफ द बॉडी, यानी सेंटर से बाहर की तरफ आपके पास जो आपकी डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट आपके पास टर्म आती है कि जो आपके पास डेवलपमेंट है वो कहाँ से कहाँ को चलेगी। तो जो आपके पास डेवलपमेंट हमारे पास होती है वो ऑलवेज हमारे पास चलती है जर्नल टू स्पेसिफिक। कहाँ चलती है? जर्नल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट हमारे पास डेवलपमेंट इज, तो जो भी आपके पास डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। जो मैंने अभी ऊपर कहा था कि डेवलपमेंट आपके पास कभी भी नहीं रुकेगी, वो आपके पास एक कॉन्टिन्यूस वे में जो है वो मूव करती रहती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास टर्म आती है कि डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, किसका रीज़न होता है ये, यानी किसकी वजह से जो है किसी भी पर्सन के अंदर डेवलपमेंट आती है। तो वो आपके पास होती है इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। क्या होगा हमारे पास? पर्सन के बीच में हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की वजह से जो है कोई भी, अब देखिए हेरिडिटी यानी जो आपके जीन्स हैं उनकी वजह से आपके पास आ रही है, एनवायरनमेंट में आपका सोशल आ रहा है। आपने देखा होगा कुछ पर्सनस होते तो काफ़ी अच्छी बैकग्राउंड से हैं, मगर जो उनका सोसाइटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ जो प्रॉपर वे में नहीं हो पाती। इट मीन्स अगर किसी पर्सन को प्रॉपर वे में डेवलप होना है तो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल हेरिडिटिकल, सेकंड उसका एनवायरमेंटल, दोनों फैक्टर जो है वो एकदम सही होना जरूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास सोशल कोग्निटिव थ्योरी। तो जो भी आपके पास सोशल कोग्निटिव थ्योरी थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी? फॉर्मुलेटेड बाई एन ई मिलर एंड जे डॉलार्ड इन 1941 के बीच में। नेक्स्ट हमारे पास एक स्टेटमेंट है आपके पास, डेवलपमेंट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल। ऑलरेडी रिपीटेबल क्वेश्चन है कि जो भी आपके पास डेवलपमेंट है डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल। तो ये इस थ्योरी को हम कहते हैं थ्योरी ऑफ मैचुरेशन, या दिस इज थ्योरी फॉर्मेट बाई गिसेल्स। ओके, जेसेल्स के सेल्फ के द्वारा आपके पास जो ये थ्योरी दी गई है। नेक्स्ट हमारे पास हेरिडिटी। हेरिडिटी जो कि जीन्स के थ्रू मिलती है। तो हेरिडिटी के कुछ आपके पास करेक्टर्स हैं, ये लॉज हैं, जैसे लाइक प्रोड्यूस लाइक, ओनली सर्टेन ट्रेड्स आर ट्रांसफर, या कन्वर्जेंस ऑफ टू लाइफ्स,
फर्स्टली रिप्रेजेंट करता है आपके पास लाइक प्रोड्यूस लाइक। इट मीन्स अगर आपके पास कोई कैट है तो उसका बेबी कैट ही आपके पास होगा। ये रिप्रेजेंट करता है हेरिडिटी के लॉ को कि लाइक प्रोड्यूस लाइक। ओनली सर्टेन करेक्टर आर ट्रांसफर। आपने देखा होगा जैसे पेरेंट्स होते हैं तो सम टाइम क्या होता है कि कुछ करेक्टर ही जाते हैं, माँ मदर पेरेंट्स के कुछ करेक्टर ही बच्चों में जाएंगे, यानी सिंगल के ही, जैसे पेरेंट्स का मदर हो गई उसके पूरे करेक्टर बच्चे के अंदर चले गए, पेरेंट्स का गया ही नहीं जो उसके फादर थे। नेक्स्ट आता है कन्वर्जेंस ऑफ टू लाइफ्स, यानी जो आपके पास हेरिडिटी हो तो बेसिकली दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, आपके पास जो दो पेरेंट्स हैं दोनों के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे एक टर्म आती है वो आती है नेचर वर्सेस न्यूटर टर्म। तो नेचर आपके पास रिप्रेजेंट करता है जेनेटिक्स को। ऑलवेज स्टूडेंट्स गलती कहाँ पे करते हैं कि नेचर यानी एनवायरनमेंट, तो वो नेचर को एनवायरनमेंट कहते हैं, ऐसा नहीं है। नेचर नेचर रिप्रेजेंट करता है आपके बिहेवियर को। आपका बिहेवियर यानी जो ऑटोमेटिकली पहले से आपके अंदर इंस्टॉल है, जो कि आपके जेनेटिक्स हैं। आपका नेचर आपने देखा होगा आपके मदर फादर से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। अगर आपके फादर को ज़्यादा गुस्सा आ जाता है जल्दी, तो कुछ करेक्टर्स आपके अंदर भी वैसे होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। न्यूटर आपके पास रिप्रेजेंट करता है एनवायरनमेंट को। इज दैट क्लियर? तो नेचर वर्सेस न्यूटर आपके पास रिप्रेजेंट करता है जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एनवायरनमेंट, एक स्टेटमेंट है आपके पास, एनवायरनमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंस अस। हु सेड दिस? तो ये स्टेटमेंट आपके पास किसने दी थी कि एनवायरनमेंट जो एक एक्सटर्नल फैक्टर जो कि आपको इन्फ्लुएंस करता है, ये आपके पास ईजे रॉस ने कही थी। हेरिडिटी आपके पास एक डायनेमिक सोशल स्ट्रक्चर है, तो एक डायरेक्टली क्वेश्चन है आपके पास, हेरिडिटी इज कंसीडर्ड एज अ डायनेमिक सोशल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हमारे पास सर्वाइवल ऑफ फिटनेस। सर्वाइवल ऑफ फिटनेस आपके पास किसने दिया था? आपके पास दिया था डार्विन ने। जब भी आपने बीएड की होगी तो आपके टीचर्स ने आपको एक स्टोरी सुनाई होगी सर्वाइवल की। थोड़ा सा आपको एक मिनट में वो स्टोरी सुनाते हैं कि एक आपके पास हॉर्स है, ओके सॉरी, आपके पास एक पर्सन है जो कि ट्रैवल कर रहा है किसी रेगिस्तान में। उसने अपना सामान रखा है तकरीबन 1 वीक का, उसे पता है कि 1 वीक में वो रेगिस्तान को क्रॉस कर जाएगा। उसके पास दो हॉर्स थे, एक के ऊपर वो खुद बैठा था, एक के ऊपर सामान रखा था। देन वहाँ पे क्या हुआ, तूफान आ गया। अब तूफान आया तो उसने वहाँ पे तंबू लगाया और बैठ गया वो। अब जैसे जैसे तूफान बढ़ता चला, एक वीक बीत गया, पूरा राशन पानी जो उसके पास था वो ख़त्म हो गया। अब उसके पास थोड़ा बहुत बचा था, तो अब जो घोड़े थे उनको तो खाने के लिए कुछ चाहिए था। तो आपके पास जो एक घोड़ा था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था, एक घोड़ा काफ़ी ज़्यादा वीक था। तो वो पर्सन जब डेली बाहर आता तो देखता कि एक घोड़े की एक टांग गायब है, एक दिन दूसरी टांग गायब है, तीसरे दिन वो घोड़ा मरा पड़ा है। तो उस पर्सन ने देखा कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। तो उसने अगले दिन जब देखा तो उसने देखा कि जो घोड़ा था ताकतवर वाला, वो उसको खा रहा था, क्योंकि जीना पड़ेगा। तो यही है सर्वाइवल, कि अगर आपको जीना है तो आपको ऐसा नहीं कि अब आप दो अपने साथियों को खाने लग पड़े, बल्कि आपको स्टैंड लेना पड़ेगा अपना, ताकि आप जो है आगे जाके कुछ कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉ ऑफ हेरिडिटी। तो हेरिडिटी के कुछ कॉमन फैक्टर्स आपके पास, जैसे सिमिलरिटी हो गया, आपके पास वेरिएशंस हो गया, रिग्रेशन हो गया, तो ये सारे के सारे हेरिडिटी के फैक्टर हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन के क्या क्या एजेंट है हमारे पास, जैसे फैमिली हो गया। प्राइमरी जो सोशलाइजेशन के एजेंट है वो फैमिली ही आपके पास होती है आपके पास। देन उसके बाद जैसे आप बाहर निकलते तो आपके जो भी सोसाइटी, नेबर, मगर ज़्यादा हम स्कूल्स में आते हैं तो स्कूल उसके बाद हमारे पास आता है। देन आपके पीयर ग्रुप्स आ गए, देन आपके पास मास मीडिया आपके पास आ गया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास एज ब्रूनर। ब्रूनर ने आपके पास 1975 में कहा था कि प्ले इज़ द प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ चाइल्डहुड। इट मीन्स कि अगर बच्चा खेलेगा तो उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, अगर बच्चा नहीं खेलेगा तो उसकी क्रिएटिव थिंकिंग जो है बिल्कुल भी डेवलप नहीं होगी। आप खुद देख लीजिए, एक स्पोर्ट्स मैन है, वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में जाता है तो अपना माइंड यूज़ करता है। इस टाइम जो उसकी एक्चुअल में उसकी रणनीति होगी, नेक्स्ट टाइम वो अलग होगी, उससे नेक्स्ट टाइम अलग होगी। अगर वो सेम यूज़ करेगा देन वो पकड़ा जाएगा, वो इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इट मीन्स कि उसे टाइम टू टाइम अपनी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करना पड़ता है। तो वही टर्म आपके पास इन्होंने कही थी कि अगर बच्चा खेलेगा तभी वो अपने माइंड को डेवलप कर पाएगा। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है आपके पास, फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप इन द स्टेज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, जो कि आपके पास 2 से 7 ईयर के बीच में थे। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज को हम टॉय एज भी कहते हैं, और इसके मेन फीचर होते हैं आपके पास प्री गैंग एज हो गया, आपके पास इमिटेटिव एज हो गया, आपके पास क्वेश्चनिंग एज हो गई। तो ये सारे के सारे फैक्टर जो हैं अर्ली चाइल्डहुड को आपके पास रिप्रेजेंट करते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आती है यूनिक एज ऑफ सोशलाइजेशन इन स्कूल। स्कूल में सोशलाइजेशन के लिए बेस्ट या यूनिक स्टेज कौन सी आपके पास, वो है हमारे पास
चाइल्डहुड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, पियाजे थ्योरी। तो पियाजे की थ्योरी थी आपके पास, तो उन्होंने आपके पास कुछ टर्म्स दी थी। फर्स्टली था स्कीमा, असेमिलेशन, एकोमोडेशन एंड एक्लवरेशन। अब स्कीमा क्या होता था आपके पास? स्कीमा हमारे पास होता है कम्बिनेशन, कि जो भी आपके पास स्टूडेंट है उसने क्या सीखा है आपके पास, या उसके पास पहले से, यानी स्कीमा कोहेंसिव वर्ड आप यहाँ से देख सकते हैं। तो कोहेंसिव आपके पास रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर सिस्टम को, यानी एक पर्टिकुलर कोहेंसिव मीन्स इनसाइड, जो कि आपके अंदर प्रेजेंट है। तो कोहेंसिव से ऐसे समझिए जो प्रॉपर्टी आपके अंदर प्रेजेंट है। इट मीन्स कि जो आपके अंदर प्रेजेंट है वो आपके पास क्या है? आपका स्कीमा है, आपके अंदर जो प्रेजेंट नॉलेज है। इज दैट क्लियर? असेमिलेशन हमारे पास आती है कि जो आपके पास प्रेजेंट, यानी जो आपके पास स्कीमा है उसमें आपने प्रेजेंट से कोई नॉलेज ऐड कर ली। इज दैट क्लियर? तो आपके पास असेमिलेशन हो गया। एंड जब आपके पास वो नॉलेज आ गई, देन आपने उसका यूज किया, किसी काम को करने के लिए आपने उसका यूज किया, देन वो आपके पास अकोमोडेशन होती है। एंड इक्विलिब्रेशन आपके पास होती है असेमिलेशन प्लस अकोमोडेशन का एक साइमल्टेनियसली बैलेंस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इन्होंने आपके पास स्टेजेस दी थी। तो आपके पास सेंसर मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन। सेंसर मोटर स्टेज में, जो कि 0 से 2 साल के बीच में आती है, इसमें बच्चा अपने जो उसकी सेंसेस है उसके थ्रू सीखता है, यानी जो उसके पास सेंसेस है अपने एनवायरनमेंट के चारों तरफ सेंसेस के थ्रू सीखता है। प्री ऑपरेशनल में अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, अपनी सोसाइटी में जाना शुरू करता है। देन इस टाइम बच्चा जो है जैसे 7 के आसपास पहुंचता है तो वो लॉजिकली चीज़ें सोचना शुरू कर देता है। मगर जो ये स्टेज है वो सबसे ज़्यादा ईगोसेंट्रिक होती है। ईगोसेंट्रिक मीन कि बच्चा चाहता है कि जो भी चीज़ है वो मेरे लिए ही है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल में बच्चा जो है लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है, यानी लॉजिकल, मगर जो उसकी लॉजिकल थिंकिंग है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो एकदम एकदम रिजिड है, यानी वो एक ही वे में सोच पाएगा, वो किसी भी एक्शन को रिवर्स नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल 5+2 कितने होंगे? 7 होंगे। मगर वो ये नहीं कर पाएगा कि आपके पास 5+2 तो उसने कर दिया, 2+5 तो उसे कन्फ्यूजन होगा। मगर जब फॉर्मल में पहुंचेगा तो वो वहां पे उसको यूज करने लग पड़ेगा, यानी उसकी थिंकिंग जो है काफी अच्छी आपके पास हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेज हमारे पास आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलवर्ग की थ्योरी मॉरल डेवलपमेंट की, जिन्होंने आपके पास यहाँ पे स्टेजेस दी थी, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, प्री स्कूलर, स्कूल एज और लेटर चाइल्डहुड, प्री टीन एज। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी जो है इन्होंने टर्म एक्सप्लेन की थी। अब हम चलेंगे कोहलबर्ग की थ्योरी की तरफ। तो कोहलबर्ग ने काफ़ी अच्छा आपके पास एक्सप्लेन किया था। तो इन्होंने आपके पास जो भी टर्म थी आपके पास, इन्होंने क्या कहा था आपके पास यहाँ पे, तो इन्होंने आपके पास 3 टर्म्स दी थी। फर्स्ट इज आपके पास प्री कन्वेंशनल लेवल, सेकंड वन इज कन्वेंशनल लेवल, थर्ड वन इज पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो कोहलबर्ग जो थे आपके पास, जब उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट दी तो इन्होंने क्या किया कि 3 लेवल्स दिए, उन्हीं लेवल को 6 सब लेवल्स में डिवाइड किया। तो कन्वेंशनल में आपके पास आता है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, देन इसी के अंदर था सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवार्ड ओरिएंटेशन। अब यहाँ पे एक स्टोरी है, अगर आपने सुनी है, हैंस डेलिमा। डेलिमा वर्ड रिप्रेजेंट करता है अंतर्द्वंद को। डेलिमा मीन्स अंतर्द्वंद। इज दैट क्लियर? डायलेमा मीन अंतर्द्वंद। सो प्री कन्वेंशन में क्या होता है कि एक स्टोरी सुनाता हूँ छोटी सी। एक आपके पास पर्सन था जिसका नाम था आपके पास हैंस डेलिमा। उसकी वाइफ को कैंसर था, तो उसको एक मेडिसिन चाहिए थी जो कि काफ़ी महंगी थी। अगर वो मेडिसिन उसे मिल जाती तो अपनी वाइफ को वो बचा सकता था, मगर उस मेडिसिन का रेट इतना ज़्यादा था, उसका प्राइस इतना ज़्यादा था कि वो उसे चाह के भी अपना घर बार बेच भी दे फिर भी उसे पूरा नहीं कर पाएगा। तो अब ये एक कंडीशन थी, डिफरेंट डिफरेंट स्टेज के बच्चों से ये कंडीशन पूछी गई कि आपको क्या करना चाहिए। किसी ने कहा चोरी कर लीजिए, किसी ने कहा वाइफ को मरने दीजिए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि चोरी करना गलत बात है। तो उन्हीं के ऊपर ये स्टेजेस बनी। फर्स्टली आती है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। चोरी क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर चोरी करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी। इज दैट क्लियर? यानी फियर, फियर जो है आपके पास यहाँ पे मोरालिटी का रीजन है। सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवार्ड ओरिएंटेशन। रिवार्ड ओरिएंटेशन मीन्स आपको सजा मिल रही है। सेल्फ इंटरेस्ट यानी अपने लिए, ईगोसेंट्रिक अप्रोच को करता है। तो यहाँ पे भी आपके पास जो मोरालिटी है वो सेल्फ के ऊपर है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट जो आती थी आपके पास वो था कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल आपके पास रिप्रेजेंट करता था गुड बॉय ओरिएंटेशन, गुड गर्ल ओरिएंटेशन या लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी। अब चोरी करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये तो काफ़ी बुरा है। इट मीन्स गुड बॉय एंड बैड बॉय। हम कोशिश करते हैं कि लोग हमें अच्छा कहें,
इसलिए हम कोई अच्छी चीज़ें करते तो हमारी मोरालिटी हमारे सेल्फ के ऊपर आती है इस टाइम भी, यानी हम चाहते हैं कि लोग हमें अच्छा कहें। लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी, इट मीन कि उन्हें पता चल जाता है कि चोरी करना सही बात नहीं है, ये मोरालिटी के अंदर नहीं आएगा तो वो चोरी नहीं करेंगे। देन पोस्ट कन्वेंशनल में आपके पास है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन एंड यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। सोशल यानी समाज में बुराई होगी कि ये चोर है, यूनिवर्सल इथिक यानी चोरी करना गलत ही बात है क्योंकि वो चीज़ हमारी नहीं है। अगर हमें वो चीज़ चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम पहले पे करेंगे तभी उसे लेंगे। या तो है सोशल यूनिवर्स कि आप मोरालिटी के एकदम फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं। एंड लास्ट जो इसमें टर्म थी आपके पास 24, वो थी वाइगोस्काई थ्योरी ऑफ सोशल कल्चर डेवलपमेंट। अब वाइगोस्काई ने आपके पास सोशल कल्चर डेवलपमेंट दी थी तो इन्होंने 3 टर्म्स एक्सप्लेन की थी। फर्स्ट वन इज ZDP, जिसे हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सेकंड उन्होंने की थी प्राइवेट स्पीच। थर्ड उन्होंने आपके पास की थी मेक बिलीव प्ली। अब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हमें रिप्रेजेंट करता है आपके पास, अगर इसको थोड़ा सा कहें कि आपके पास कोई भी बच्चा कैसे सीखता है, तो यहाँ पे एक टर्म आई थी आपके पास जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, वो थी हमारे पास स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग आपने टर्म सुनी होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हूँ और आप हो, इस टाइम मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हो, तो हमारे बीच में एक लर्निंग का गैप है, यानी एक नॉलेज का गैप है। तो उस गैप को पूरा करेगा कौन? अगर मैं आपको स्टडी करवाऊंगा तो आप भी मेरे लेवल के आ जाओगे, देन हमारा लेवल एक बराबर हो जाएगा। तो जो लेवल है उसको जो बराबर कर रहा है उस टर्म को हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये इसके अंडर आपके पास आती है। प्राइवेट स्पीच, आपने देखा होगा छोटे बच्चे एक दूसरे के साथ बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं स्टडी करवा रहा हूँ, तो इट मीन्स कि अगर मुझे कल कुछ करना है तो मैं क्या करूँगा कि मन में ही उसको रिपीट करूँगा, या उसे वर्बली भी बोल देंगे कि कल मैं एक लेक्चर दूंगा, उसमें मैं इस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन रखूँगा, स्टार्टिंग में ऐसे बोलूँगा, देन उसके बाद इस तरह से, देन उसके बाद कुछ इस तरह से। तो ये सारी टर्म जो आपके पास किसके अंडर आती है हमारे पास, प्राइवेट स्पीच के। मेक बिलीव प्ले, तो ये खेल से रिलेटेड है कि अगर हम खेलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हम सीखेंगे। इज़ दैट क्लियर? तो आज की इस वीडियो में इतना ही है गाइज। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, एंड अगर आपको वीडियो सही लगी है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।